नमस्कार दोस्तों। तो पार्ट 2 में पिछले क्लास में आपने देख लिया था कि क्या क्या सोर्स होते हैं इनकम के, क्या क्या मतलब एक्सपेंस के भी सोर्स होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, तो हमने देखा था कि वो कितने तरीके से पैसे पा सकते हैं और कितने तरीके से वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं यानी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इनकम को हम रिसिप्ट भी कह सकते हैं। तो हमने देखा था कि रिसिप्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं और जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। रिसिप्ट दो तरह कौन से थे? एक था कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, और एक था रिवेन्यू रिसिप्ट। तो जो कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट और ऐसी एक्सपेंडिचर भी दो थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, इन सबको अगर आप सही से सीख लेते हो तो फिर आगे जब हम आज पढ़ेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उन सबको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ये सब्सक्रिप्शन है तो ये कहाँ जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहाँ लिखेंगे, एंट्रेंस फीस कहाँ लिखेंगे, डोनेशन कहाँ लिखेंगे, ये सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट में कहाँ कहाँ लिखेंगे। ऐसी ये सैलरी कहाँ लिखेंगे, इंश्योरेंस कहाँ लिखेंगे, ये सारे जो है हम तभी सीख पाएंगे जब हमने ये चार तरह के जो हैं जिसमें दो रिसिप्ट और दो एक्सपेंडिचर, इनमें अंतर कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में हम कुछ जानकारी जो है वो नोट कर लेते हैं। तो इस जानकारी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 कि जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है, ठीक है, ये बिल्कुल एक कैश अकाउंट के जैसा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक कैश अकाउंट के जैसा है। नंबर 2, इसके अंदर केवल हम कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यानी इसके अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं तो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। ठीक है, इसके अंदर केवल कैश के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार के लेन देन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये केवल कैश बेसिस पे ही काम करता है, सिर्फ इसमें कैश के आने जाने का ही रिकॉर्ड करते हैं। ये बिल्कुल एक कैश बुक की तरह है। ठीक है, यानी कैश अकाउंट की तरह है, कैश बुक की तरह है। ठीक है, इसके अंदर जो हम जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं वो कैपिटल और रिवेन्यू दोनों नेचर का लिख सकते हैं। इसके अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं इसमें दोनों तरह के ट्रांजैक्शन को लिख सकते हैं। इसके अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं तो उसमें दोनों तरह के ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। इसके अंदर हम कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं और नंबर 2 रिवेन्यू नेचर, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। कैपिटल नेचर मतलब, तो आपने देखा था कि कैपिटल नेचर में दो होता था, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसी रिवेन्यू नेचर में दो था, तो एक था आपका रिवेन्यू रिसिप्ट और एक था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसके अंदर हम दोनों तरह का लेन देन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हम जान सकते हैं कि ये एक कैश अकाउंट है, यानी ये एक रियल अकाउंट की तरह है। इसका रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट बिल्कुल एसेट्स अकाउंट की तरह होते हैं। ठीक है,
जैसे एसेट्स बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये रियल अकाउंट की जैसा होता है, ठीक है, बिल्कुल कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या होता है कि कैश अगर बढ़ता है तो डेबिट और कैश घटता है तो क्रेडिट। तो बिल्कुल ऐसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये साइड रिसिप्ट है, डेबिट में आपको रिसिप्ट है, जो भी आपको पैसे मिलेंगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी जब पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में लिखना है, और पेमेंट साइड में क्या लिखना है कि पैसा गया, ठीक है, ये चीज आपको लिखना है। तो क्या क्या चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली कि ये एकदम कैश बुक के जैसा है, इसमें हम कैश बेसिस के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं और साल के अंत में इसको बनाते हैं। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, साल के बीच में नहीं बनाते, इसे साल के अंत में बनाया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो देखते हैं हम। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पे हमें रिसिप्ट लिखना होता है, यहाँ रुपीज, यहाँ पेमेंट और रुपीज। तो पैसा जो है यहाँ से आएगा तो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये कैश बुक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का भी डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस, ठीक है, बीडी। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कैश इन हैंड और इन बैंक, ठीक है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को अंदर लिख के फिर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें और पैसा कहाँ से आ सकता है, तो सब्सक्रिप्शन से पैसा आ सकता है। सब्सक्रिप्शन में फिर चाहे वो पिछले साल का हो, ठीक है, यानी वो चाहे पिछले साल का हो, लास्ट ईयर का, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो आने वाले ईयर का हो। जैसे 2020 है तो 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, इसमें तीनों का जो पैसा मिला होगा तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ना हम आगे पीछे किसी भी वर्ष में पैसा मिला हो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, बस वो हमें इसी वर्ष में मिला होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लिख सकते हैं टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यहाँ से पैसा आया हो, ठीक है। फिर हमें पैसा मान लो एंट्रेंस फीस से आया हो, फिर हमें डोनेशन से आया हो, ठीक है। ये जनरल डोनेशन होना चाहिए, स्पेशल नहीं, ठीक है। जैसे क्रिकेट के लिए मिला होगा तो वो स्पेशल हो जाएगा, वो क्रिकेट के लिए ही यूज होगा, तो इसके अंदर जनरल डोनेशंस आएंगे, ठीक है। फिर क्या आ सकता है इसमें, तो इसमें आ सकता है सेल ऑफ असेट्स, और इसके अंदर आ सकता है टू एंट्रेंस फीस, हो गया था। तो ऐसे ही क्रिकेट फीस, टेनिस फीस, ठीक है। तो ऐसे कोई भी फीस आ सकते हैं जिससे आपको पैसे की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे जो पैसे की क्या आएगी, प्राप्ति, तो इसमें आएगा आपका पैसों की प्राप्ति, ठीक है। तो पैसों की प्राप्ति आएगा यहाँ पे, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो और चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो। तो चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आखिरी में टू बैलेंस CD, ठीक है। तो ये इस साइड भी आ सकता है टू बैलेंस CD। अगर इस साइड आएगा तो ये आपका डेबिट बैलेंस होता है, इस साइड आएगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसको बोलते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो इस साइड बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो ज्यादातर इस साइड आता है, इस साइड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर बाय बैलेंस BD हो सकता है, लेकिन जब वो BD होगा तो उस समय आपका बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा होगा, ठीक है, यानी बैंक से उधारी आपने ज्यादा निकाल रखा है बैंक से, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे आएगा बाय
जो भी आपने कैश पेड करे हैं, ठीक है, जैसे आपने सैलरी के पैसे दिए हैं, इंश्योरेंस के पैसे दिए हैं तो बाय इंश्योरेंस, ऐसे ही आपने कोई असेट्स खरीदा है तो बाय परचेज ऑफ असेट्स, फिर आएगा बाय एक्सपेंसेस ऑन क्रिकेट, टेनिस, अदर गेम, ठीक है, ऐसे आ सकता है। फिर ऐसी बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग या स्टेशनरी एंड पोस्टेज, ठीक है, यानी जो जो आपसे पैसा गया है, ठीक है, जो भी पैसा हमसे खर्च हुआ है, ठीक है, गया या खर्च हुआ है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों एंट्री कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, दोनों तरह के खर्चे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस सीडी बचना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ का जो बैलेंस बचता है उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि ये जो टू बाय सीडी है ये इधर जाके 2 हो जाएगा अगले वर्ष, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो इस तरह का आपका होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट जैसा होता है, इसमें जो भी रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन केवल कैश बेसिस पे किए जाते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसी वर्ष से संबंधित लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो उसके अलावा जो पिछले वर्ष का भी मिला हो, एडवांस मिला हो, वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें दोनों तरह का रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, तो दोनों तरह के नेचर का रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पे इसका सीडी यानी अंत होता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती हैं, प्राप्ति और भुगतान खाते की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो यह एक वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट है। इस खाते को तैयार करते समय वास्तविक खाते का नियम यानी डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट लागू होता है। नंबर 2, यह खाता वर्ष के प्रारंभिक रोकड़ यानी कैश और बैंक के शेष से शुरू होता है यानी आरंभ होता है, और रोकड़ तथा बैंक खाते के शेष से इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं या दिखाए जाते हैं। नंबर 3, इस खाते के डेबिट की ओर वर्ष भर की समस्त नगद प्राप्तियां, चाहे वो पूंजीगत हो यानी कैपिटल हो या आयगत यानी रिवेन्यू हो, वर्गीकृत रूप से लिखी जाती है। नगद प्राप्तियां चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हों, चाहे वो पिछले वर्ष से संबंधित हों या वो आगामी वर्ष आने वाले वर्ष से संबंधित हो, तीनों लिखी जाती हैं। नंबर 4, इस खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर वर्ष भर के समस्त भुगतान, चाहे वो पूंजीगत भुगतान हो चाहे वो आयगत, दिखलाए जाते हैं। नगद भुगतान चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हो या पिछले वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्ष से, तीनों दिखाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह खाता रोकड़ आधार यानी कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। इस खाते में केवल नगद व्यवहारों का लेखा होता है, अतः अर्जित परंतु अप्राप्त आय यानी अर्न बट नॉट रिसीव तथा अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन इत्यादि समायोजन नहीं किया जाता है, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है ध्यान, ठीक है। यानी इसके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अर्न इनकम बट नॉट रिसीव है या डेप्रिसिएशन है, इसकी एंट्री आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में नहीं करनी है क्योंकि वो कैश बुक है, ठीक है। नंबर 6, इस खाते के दोनों पक्षों के जोड़ का अंतर यानी डिफरेंस, अंतिम शेष यानी क्लोजिंग बैलेंस ही अंतिम रोकड़ यानी बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस यानी बैंक शेष होता है, जिसे क्रेडिट पक्ष में लिखकर दोनों ओर का योग बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड आएगा तो ठीक है, अगर डेबिट साइड आया तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। तो जो भी वो अंत होगा बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी लिख के कैश और बैंक के नाम से दोनों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है।